नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। आज हम देखेंगे वॉइस कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि वॉइस बनाने के लिए टेंस आना जरूरी है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। आप टेंस नहीं भी जानते हैं तो आप वॉइस बना सकते हैं। ऐसा मैं ट्रिक आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आप जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आज हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो उसको जानने से पहले कुछ और बातें जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि आप देखिए कि जब हम किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं तो कैसे बदलता है। तो देखिए आई जब रहेगा सब्जेक्ट की जगह पर, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो मी होगा। वी अस में बदलता है, यू नहीं बदलता है, दे में बदलता है। और ये सब जो राम है वो राम में बदलेगा, मतलब जो नाम है वो नहीं बदलता है। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में राम है और उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते वक्त, तो राम का राम ही रहेगा, तो ये नहीं बदलेगा। तो जिस तरह हम लोग टेंस एक एक करके पढ़ते हैं उस तरह हम वॉइस भी एक एक करके पढ़ेंगे। टेंस और वॉइस में क्या फ़र्क है दोस्तों। जब हम टेंस पढ़ते हैं, जब हम एक टेंस से दूसरे टेंस में जाते हैं तो दो चीज़ें बदलती हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का रूप। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हो तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, और उस टेंस में भी फोर यानी कि वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है। और उसके बाद आप तीसरे टेंस में जाते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज हो जाती है, और वहाँ पे भी थ्री का प्रयोग होता है। तो आपने देखा ना कि जब हम एक टेंस से दूसरे टेंस में जाते हैं तो दो चीज़ें बदलती हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का रूप। वॉइस में ऐसा नहीं है। आप किसी भी टेंस का वॉइस पढ़िए, किसी भी सेंटेंस का वॉइस पढ़िए, उनमें हमेशा और हमेशा भी थ्री का ही प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब बदलते रहते हैं। तो यह वॉइस और टेंस में थोड़ा सा फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश किया। तो हम देखते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई ईट अ मैंगो। आज जैसे मैं यहाँ पे तो लिख दिया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मगर आप पहचानोगे कैसे। और सब टेंसेज में तो हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है तो हम लोग पहचान लेते हैं, मगर दो ऐसे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है। तो आपको समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब हो, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो दो ही टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब हो, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं किसी वाक्य में पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, विल, मे, शैल, शुड, माइट, ईटीसी, जितने भी मॉडल वर्ब हैं ये सब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है, यानी कि इनमें से किसी का प्रयोग नहीं हुआ है किसी सेंटेंस में, तो आपको समझना है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनमें से कोई है तभी वो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में है, आपको समझना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इट है, इसमें से कोई नहीं है आपका, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो किसी सेंटेंस का, तो हम जानेंगे कि वो दो ही टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब दोनों में कौन टेंस है, तो वहाँ पे जो वर्ब का रूप उपयोग हुआ है उससे हमको पता करना है। तो अगर किसी सेंटेंस में V1 और V5 का प्रयोग हुआ है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब हो और वो वर्ब V2 हो, यानी कि वर्ब दूसरे रूप में हो, तो हम समझेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट के बाद V2 रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता, ऑब्जेक्ट कोई गारंटी नहीं, मगर सब्जेक्ट वर्ब रहेंगे आपके, तो समझिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखते हैं तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर देना है। क्या देना है, इज, एम आर, जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो और एक बात है जो आपको जानना ही चाहिए, वॉइस आप पढ़ रहे हो तो नियम में है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। ये वॉइस का बहुत ही बेसिक नियम है, आप जानते होंगे। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, आई। अगर किसी सेंटेंस में आई है तो आपको समझना है कि वो सब्जेक्ट ही है। तो शुरू में है तो आपको ऐसे भी समझ लेना है कि ये सब्जेक्ट है, और ईट आपका वर्ब है, ये मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। एक वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के बाद रहता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब के बाद नहीं रहेगा। तो मैंगो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मैंगो आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा।
है ना। तो ए मैंगो, इसके बाद आपको बताया गया कि इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो मैंगो के साथ इज आएगा। और आप किसी भी टेंस का वॉइस पढ़िए, कोई भी सेंटेंस का वॉइस पढ़िए, तो उसमें हमेशा और हमेशा भी3 का प्रयोग होता है, जैसा कि शुरू में बताया मैं आपको। तो ईट का भी3 होता है ईटिन, इसके बाद बाई आता है, और आई को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो मी हो जाएगा। ये शॉर्ट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले जो क्वेश्चन को आप पैसिव वॉइस बनाएगा तो उसके लिए शॉर्ट रूल लिखा गया है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी हेल्प देम, हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं। तो शुरू में भी है तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्प आपका वर्ब है, और देम जो कि वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है। वैसे भी समझना है कि देम जहाँ भी रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपको समझना है कि देम ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो देम अभी आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो आपने दे लिख दिया शुरू में, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया। और सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर, ये तीनों में से कोई एक लिखना है। तो आप जानते हो कि दे जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है प्लुरल है, ये अपने साथ आर लेता है, तो आपने आर लिख दिया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है भी3। तो हेल्प का भी3 क्या होता है हेल्प्ड, और वर्ब के बाद क्या देना है बाई देना है। तो हेल्प के बाद बाई आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो वी को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो यस में बदलेगा। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। आप लोग हैरान मत होइए कि डायरेक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट क्यों पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट में तो और भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उन सब के लिए आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि वो सब कवर हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये भी इसी के जैसा है, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आती है जब तक सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं हो। तो ये भी देखिए कि इसमें भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब रहती है डायरेक्ट, और यहाँ पे जो वर्ब रहती है भी2 रहती है। तो यही पहचानने का ट्रिक है। जैसे कि दे किल्ड ए बर्ड, उन लोगों ने एक पक्षी को मारा। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वेयर। वाज और वेयर, तो जब आप लिखिएगा सब्जेक्ट तो उसके अनुसार वाज और वेयर का प्रयोग करना है। बाकी तो जानते हैं भाई कि इसमें हमेशा और हमेशा भी3 का ही प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन है क्या कि दे किल्ड ए बर्ड, उन लोगों ने एक पक्षी मारा। तो ये बर्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये बर्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ रहा है। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बर्ड आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपने ए बर्ड को लिख दिया। अब इसका शॉर्ट रूल क्या है, इसका शॉर्ट रूल देखिए यहाँ पे लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनिट का सब शुरू में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाज या वेयर। तो आपको समझना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होता है। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज या वेयर मुझे लिखना है। तो आप देख रहे हो है ना कि दे किल्ड ए बर्ड, तो ए बर्ड को शुरू में हम लिख दिए, तो ए बर्ड, इसके बाद देना है वाज, क्या देना है वाज, क्योंकि ए बर्ड आपका सिंगुलर है। तो ए बर्ड वाज किल्ड बाई देम, दे को लिखेंगे ऑब्जेक्ट का जगह देम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे राधा फिनिश्ड द वर्क, राधा फिनिश्ड द वर्क। तो राधा आपका शुरू में तो सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड यहाँ पे आपका वर्ब है, और द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब मेन वर्ब के बाद आ रहा है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो अभी द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो आपने द वर्क को शुरू में लिखा, तो जब आपने द वर्क को शुरू में लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब वाज या वेयर दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें एस और यस लगा के इसका प्लुरल कभी नहीं बनाया जा सकता है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश में वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए द वर्क के बाद यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्या देना है भी3, तो फिनिश्ड आपका भी3 है, यहाँ पे भी2 और भी3 इसका दोनों रूप एक ही होता है, तो लिख दीजिए। इसके बाद क्या देना है बाई, तो मैं बाई लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में राधा है, तो जब राधा को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो नहीं बदलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि नाम नहीं बदलता है। तो अब मैं जो आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही काम की ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को जान गए तो और बाकी जितने भी टेंसेज बचे हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अलावा, उन सब को आप तुरंत ही समझ जाएगा, आप तुरंत बना दीजिएगा और कभी नहीं भूलिएगा। और ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि बाहर जाने के लिए टेंस जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये मैं अभी जो आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक ऐसा ट्रिक है कि आप बिना टेंस जाने हुए वॉइस बना सकते हैं। अगर आप एक ट्रिक जान गए तो आप बना लीजिएगा। तो देखते हैं ट्रिक है कि अगर किसी सेंटेंस में भी4 का प्रयोग हुआ है तो उसमें एक अलग से वर्ड आएगा बीइंग। अगर किसी सेंटेंस में भी3 का उपयोग हुआ है तो उसमें एक अलग से वर्ड देना है बीन, और ये दोनों ही वर्ड जो अलग से आते हैं उनको लिखना है मेन वर्ब के पहले।
तो अभी हम V4 का जिक्र करेंगे, आगे हम V3 वर्ब का जिक्र करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी सेंटेंस में V4 का प्रयोग हुआ है तो उसमें अलग से वर्ड आएगा बीइंग, और अगर किसी वाक्य में V3 और V4 का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, एकदम गारंटी है। इंग्लिश का नियम है कि अगर किसी सेंटेंस में V4 और V3 का प्रयोग हुआ है तो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और आपको पहले बताया, और ये नियम है कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो जब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग पैसिव वॉइस में भी करना है। तो इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर किसी सेंटेंस में V4 दिया रहे तो उसमें एक अलग से वर्ड देना है बीइंग, अगर किसी सेंटेंस में V3 दिया रहे तो उसमें एक अलग से वर्ड देना है बीन। और ये जो अलग से वर्ड आते हैं वो मेन वर्ब के पहले आते हैं, जिनका रूप बदलता है, जिनका V3 आप लिखते हो वो मेन वर्ब होते हैं। तो देखते हैं V3 आगे देखेंगे, अभी हम लोग V4 देखते हैं। जैसे कि आप देखिए ही इज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन से रूप में है, V4 है। आप देख के पहचान जाते हो कि जिस वर्ब के अंत में ING लगा रहता है वो V4 होता है। तो आप जान रहे हो कि ये जो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें V4 का प्रयोग करना है। और मैं आपको जैसे कि पहले बताया कि अगर किसी सेंटेंस में V4 या V3 दिया रहे तो उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही से रहती है, कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग आपका मेन वर्ब हो गया। तो जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में दिया रहे पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे इज है तो इज एम आर का जोड़ा होता है, तो जब इज दिया रहे तो इज एम आर तीनों में से कोई एक आएगा। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखते हैं, तो ही इज प्लेइंग चेस, तो ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, चेस आपका ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हो कि चेस आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो चेस आप लिख दिए। और इज यहाँ पे है क्योंकि ही है, और चेस यहाँ पे है। चेस नाम है, चाहे वो नाम किसी का भी हो, आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी खेल का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, किसी देश का नाम हो, वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। तो चेस एक खेल का नाम है, तो यहाँ पे इज आया है। और मैं क्या बोला हूँ कि जिस सेंटेंस में V4 है उसमें अलग से वर्ड देना है बीइंग। तो यहाँ पे देखिए आपको बीइंग लिखा गया है, और ये कहाँ है, मेन वर्ब के पहले। ये कहाँ है, मेन वर्ब के पहले। इसके बाद प्लेड आपका V3, उसके बाद आए प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इसका शॉर्ट रूल क्या होता है, शॉर्ट रूल जानना जरूरी नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि इसमें एक अलग से वर्ड देना है बीइंग और मेन वर्ब के पहले आएगा। और ये तो आप जानते ही हैं, अब तक जान ही चुके होंगे कि जो वॉइस होता है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे V3 का प्रयोग होता है। वैसे मैं शॉर्ट रूल लिख दिया हूँ। इसका शॉर्ट रूल होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद बीइंग लिखिएगा, उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राधा इज राइटिंग अ लेटर। आप देख रहे हो कि इसमें यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब चौथे रूप में है, यानी कि यहाँ पे V4 का प्रयोग हुआ है। तो V4 का प्रयोग हुआ है तो एक अलग से वर्ड आएगा बीइंग, और एक कहाँ आएगा, बिफोर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका यहाँ पे राइटिंग है, जो V4 है वही मेन वर्ब है आपका। तो यानी कि जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो राइटिंग हो जाएगा रिटेन, क्योंकि V3 का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, और रिटेन के पहले आपको देना है बीइंग। और जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है, मैं बार बार कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में पहले ही से हेल्पिंग वर्ब दिया रहे, इसके मैं पहले बताया हूँ कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले ही से दिया रहे तो जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो राधा इज राइटिंग अ लेटर, तो राधा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, शुरू में है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग आपका मेन वर्ब हो गया, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लेटर आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर देना है, तो ये लेटर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज आया है, यहाँ तक काम खत्म हो गया। आपको इतना यहाँ तक लिखने के बाद आपको बीइंग लिखना है, तो बीइंग लिख दीजिए। उसके बाद V3, तो राइटिंग का V3 रिटेन होता है, और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो राधा आपका नाम है तो नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखे नहीं बदलेगा। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी ट्रिक पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही बन जाएगा बिना टेंस जाने हुए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि विकास वाज ड्राइविंग अ कार, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी जो वर्ब है वो V4 है। तो V4 है तो जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है पैसिव वॉइस में भी उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। और अलग से वर्ड आएगा इसमें भी बीइंग, क्योंकि यहाँ पे भी आपका V4 है। तो एक आर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको शुरू में लिखेंगे तो एक आर आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक आर के साथ भी वाज आएगा, क्योंकि आपका वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो वाज और वेयर का जोड़ा होता है। एक आर यहाँ पे सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा।
एक आर वाज, और अलग से वर्ड देना है हमको क्योंकि यहाँ पे V4 है, तो अलग से क्या हो जाएगा, बिंग आएगा। तो एक आर वाज बिंग, और ड्राइविंग का V3 होता है ड्राइवेन, तो ए कार वाज बिंग ड्राइवेन बाय विकास, हो गया। वैसे मैं इसका भी शॉर्ट लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लिखना है, उसके बाद बिंग देना है, उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देखिए, दे वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग एक गाना गा रहे थे। तो अब मुझे नहीं पता है कि ये किस टेंस है, मगर आपको ये आइडिया, आपको ये ट्रिक पता है भाई कि अगर किसी सेंटेंस में V4 का प्रयोग हुआ है तो उसमें एक अलग से वर्ड आएगा बिंग, और जिस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेयर है, तो वेयर और वाज का जोड़ा होता है, यानी कि वाज वेयर का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में भी। तो यहाँ पे सिंगिंग आपका मेन वर्ब है, तो ये सॉन्ग यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये सॉन्ग यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। दे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है शुरू में, वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, सिंगिंग यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। तो ये सॉन्ग आपका जब शुरू में आएगा तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सॉन्ग लिख दिए, है ना। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिख, उसके बाद वाज या वेयर देना है, तो ये सॉन्ग के बाद क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर है और यहाँ पे V4 का प्रयोग हुआ है, तो एक अलग से वर्ड आएगा बिंग, और उसके बाद V3, तो सिंगिंग का V3 संग होता है, और बाय, उसके बाद देखो जब हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखें तो देम होगा। अब इसी ट्रिक पर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी बन जाएगा, क्योंकि जितना भी कॉन्टिन्यूअस है सब में V4 का प्रयोग होता है, और जिस सेंटेंस में V4 है उसमें हमको एक अलग से वर्ड देना है बिंग। जैसे यहाँ पे देखिए, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका जो मेन वर्ब है डूइंग वो V4 है, तो इसको भी जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें भी एक अलग से वर्ड आएगा बिंग, और मेन वर्ब के पहले आएगा। और यहाँ पे शैल और विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी फ्यूचर टेंस हैं उन सब टेंसेज का, चारों टेंसेज का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। तो आप जानते हो कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आई इसलिए शैल लगा है। तो यहाँ पे माई वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो माई वर्क आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और माई वर्क के साथ लगेगा विल, और उसके बाद बी तो आपका दिया ही हुआ है, और अलग से वर्ड आएगा बिंग मेन वर्ब के पहले, तो बिंग लिख दिया, उसके बाद डन बाई मी। इसका शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि शुरू में आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद शैल या विल, उसके बाद बी आपका सेंटेंस में पहले ही से रहेगा, तो यहाँ पे भी रहेगा पैसिव वॉइस में भी, उसके बाद बिंग आपका अलग से वर्ड आएगा, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी विल बी हेल्पिंग हर सिस्टर, वो अपनी मदद की कर रही, वो अपनी बहन की मदद कर रही होगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग आपका मेन वर्ब है, तो हर सिस्टर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जब हर सिस्टर को शुरू में लिखेंगे तो हर सिस्टर ही रहेगा, सी सिस्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट रहता तो फिर यहाँ पे सिस्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं बदलता है। तो हर सिस्टर हम लिख दिए, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब आपको लिखना है शैल या विल, तो हर सिस्टर के साथ क्या आएगा, विल, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। बी तो आपको देना ही है, क्योंकि बी यहाँ पे है, तो बी आप दे दीजिए। उसके बाद क्या देना है, बिंग, तो बिंग लिख दीजिए। उसके बाद V3, तो हेल्पिंग का V3 हेल्प्ड होगा। उसके बाद बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, तो सी को जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो हर हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में V4 का प्रयोग हुआ है तो जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसमें अलग से एक वर्ड आएगा बिंग, और उसको जो भी अलग से वर्ड आएंगे उनको लिखना है मेन वर्ब के पहले। और जितने भी सेंटेंस है, जितना भी कॉन्टिन्यूअस है, सब में V4 का प्रयोग होगा, और जितना भी परफेक्ट है सब में V3 का प्रयोग होता है। और परफेक्ट हो या फिर कॉन्टिन्यूअस हो, जितने भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, फ्यूचर का, उन सब में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले ही से दिया रहेगा। और जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग क्वेश्चन में है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तभी हम देखें V4 वाला, आगे हम देखते हैं V3 वाला। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो जितना भी परफेक्ट टेंस रहता है उसमें जो आपका सेंटेंस रहेगा उसमें पहले से आपका V3 दिया रहेगा। तो जब उसको पैसिव वॉइस से बनाएगा तो वहाँ पे वर्ब का रूप बदलना नहीं है, क्योंकि आप जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे V3 का ही प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन में जो वर्ब दिया रहेगा वो ऑलरेडी V3 रहेगा। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का तीसरे रूप का प्रयोग हुआ है तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा तो वहाँ पे एक अलग से वर्ड आएगा बिन। फिर से सुन लीजिए,
अगर आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं और उस सेंटेंस का मेन वर्ब तीसरे रूप में है, V3 हो, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा तो एक अलग से वर्ड आएगा बीन, और जो भी अलग से वर्ड आता है वो मेन वर्ब के पहले आएगा। तो यहाँ पे जो बीन आएगा वो मेन वर्ब के पहले होगा। जैसे देखते हैं, दे हैव स्टोलन माई पेन, उन लोगों ने मेरी कलम चुरा ली है। तो दे यहाँ पे शुरू में से आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन यहाँ पे मेन वर्ब है, और माई पेन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें V3 का प्रयोग हुआ है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अलग से वर्ड आएगा बीन। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, अगर किसी सेंटेंस में V3 का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी, और जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्वेश्चन में हुआ है उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हैव हैज का उपयोग करना है जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा। तो माई पेन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का माई पेन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो माई पेन आप लिख दिए, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज लिखना है, तो माई पेन सिंगुलर है तो इसके साथ है जाएगा, और आपको बिन सबके साथ देना है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो V3 है, तो बिन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे वर्ब V3 है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम लिख देना है क्योंकि वॉइस में V3 का प्रयोग होता है, और जो वर्ब है पहले ही से V3 रूप में है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। वर्ब के बाद बाई आता है, और बाई के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करने का मतलब कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बन गया कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाई देम। आप इतना समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है और वो वर्ब V3 में है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेगा तो अलग से वर्ड आएगा बीन, और उस टेंस में और उस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। अगर आप इस ट्रिक को जान गए तो जितने भी वैसे सेंटेंस जिनमें V3 का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, आप सब लोग सभी क्वेश्चन इस ट्रिक से बन जाएंगे। और देखते हैं, जैसे समवन हैज़ एब्यूज्ड मी, किसी ने मुझे गाली दी है, तो यहाँ पे आपका एब्यूज्ड एक ऐसा वर्ब है जो V3 है, यहाँ पे हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि समवन आपका सब्जेक्ट है, समवन इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो समवन हैज एब्यूज्ड मी आपका एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हैज है, और एब्यूज्ड यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, और मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया है, और आई के साथ आएगा आपका हैव। सब्जेक्ट के बाद आपने हैव लिखा, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, और बीन देना है तो बीन यहाँ पे दे दीजिए क्योंकि आपके यहाँ पे जो वर्ब है V3 है, बीन और एब्यूज्ड। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन का उपयोग हुआ है तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं आता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, ये आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन है समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, नन, वन, पब्लिक, ETC, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो नियम यह है कि ये अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, है ना, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तो लिखाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तो फिर जब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि समवन हैज एब्यूज्ड मी, तो समवन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, समवन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो बाई समवन नहीं आया है। आगे देखिए, ही हैड रिटन लेटर, ये आपका एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका रिटन V3 है, तो यही ट्रिक अप्लाई कर देना है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब तो है मगर वो V3 है, तो आपको बताया गया है कि वैसा कोई सेंटेंस जिसमें V3 का उपयोग हुआ है तो उसमें एक अलग से वर्ड आएगा बीन, और सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो यहाँ पे आपका हैड है तो हैड अकेले होता है, हैव हैज का जोड़ा होता है, हैड अकेले होता है। तो रिटेन यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और लेटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। एक वाक्य में ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद ही होता है, तो रिटेन आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, तो लेटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लेटर आपका शुरू में हो जाएगा और इसके बाद हैड, और चूंकि यहाँ पे वर्ब का तीसरे रूप का प्रयोग हुआ है इसलिए अलग से वर्ड आएगा बीन, और जो भी अलग से वर्ड आता है वो मेन वर्ब के पहले आएगा। तो ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमको ये जानना जरूरी नहीं कि किस टेंस का है, बस आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो वर्ब है वो किस रूप में है। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीटेड V3 है, ऐसे कंप्लीटेड V2 भी होता है, मगर इसको हम V2 नहीं बोलेंगे क्योंकि V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब हो तो हम उसको बोलेंगे वो V3 है ना। तो दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट,
तो यहाँ पे द प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द प्रोजेक्ट हो जाएगा। हैड अलग से वर्ड आएगा बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो आपने देखा दोस्तों कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप ये नहीं भी जानते हो कि किस टेंस है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो भी आप इस ट्रिक से बना सकते हो। आगे देखते हैं, देखिए ही विल हैव बाउट अ मोबाइल। अब यहाँ पे जो वर्ब है आपका बाउट ए V3 है, तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो V3 है। तो जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा इसे, तो मुझे अलग से एक वर्ड देना है बीन। और नियम है कि जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग क्वेश्चन में हुआ है उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग आंसर देते वक्त भी करना है। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब विल है। जितना भी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में जितना जो चारों टेंस है उन सब का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। तो अगर उनका आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो उन सब का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ही विल हैव बाउट अ मोबाइल। तो ही आपका शुरू में सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, और बाउट यहाँ पे आपका मेन वर्ब है खरीदना, और ये मोबाइल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो मोबाइल यहाँ पे आपका शुरू में आ गया, और ये मोबाइल के साथ भी विल आता है, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल होता है। मॉडल वर्ब में यही केवल विल और सेल है जो थोड़ा सा सब्जेक्ट अनुसार लगते हैं। बाकी और जितने भी मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, इन सब के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो वो सब एक ही साथ, सबका एक ही जोड़ा है, उनके साथ और कुछ नहीं है। मगर विल और सेल को थोड़ा सा है सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लगाना पड़ता है। तो ये मोबाइल विल हैव, आपका हैव क्वेश्चन में है विल हैव, तो विल हैव आ गया। और चूंकि यहाँ पे V3 का प्रयोग हुआ है तो हम अलग से वर्ड देंगे बीन, तो बीन दे दिए। और बाउट चूँकि परफेक्ट है तो इसमें जो भी वर्ब रहेगी वो पहले ही से V3 रहेगी, तो बाउट बाई ही जब जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम हो जाएगा। आगे देखिए, यू मे हैव ओन द रेस। यू मे हैव ओन द रेस। अब मुझे नहीं पता है कि किस टेंस का या फिर इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये नहीं जानते हम। बस हमको सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो V3 है। तो V3 है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अलग से वर्ड देंगे बीन, और जिस क्वेश्चन में जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका मे हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं वीडियो के शुरू में बताया था दोस्तों आप लोगों को कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो हमेशा एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आते हैं। तो अगर मे रहे, माइट रहे, सेल रहे, शुड रहे, कैन रहे, कुड रहे, तो ये सब वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मे है तो समझिए कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, और मे का कोई जोड़ा नहीं होता है, मे अकेले होता है। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, सबके साथ मे ही आता है। विल और सेल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मगर और जितने भी मॉडल वर्ब हैं उन सब के साथ ऐसा नहीं है। तो यू मे हैव ओन द रेस, तो ओन आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। तो द रेस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द रेस शुरू में आ जाएगा, द रेस मे हैव, अलग से वर्ड आएगा बीन, तो द रेस मे हैव बीन ओन, और यू जो आपका सब्जेक्ट है ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो यू का रूप नहीं बदलता है, और बाकी जितने भी प्रोनाउन है सब का बदलता है, मगर यू का रूप नहीं बदलता है। चाहे इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखिए या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखिए, यू का ईवे होता है। आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, अनीता शुड हैव डन दिस वर्क, है ना। आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह का सेंटेंस आ रहा है, हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, मगर बस आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो वर्ब है वो V3 है। तो आपको ये ट्रिक अप्लाई कर देना है कि जिस सेंटेंस में अगर V3 का उपयोग हुआ हो तो उसमें हम एक अलग से वर्ड देंगे जिसका नाम होगा बीन, और जो भी अलग से वर्ड आता है वो मेन वर्ब के पहले आता है। तो अनीता शुड हैव डन, डन यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, तो दिस वर्क आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दिस वर्क शुरू में आ जाएगा, दिस वर्क, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैव तो आपका सेंटेंस में है ही, और अलग से वर्ड आएगा बीन। तो दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय अनीता। ये था हमारा आज का टॉपिक वॉइस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है, एग्ज़ाम का महीना है, 10th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है, 12th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के ही बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।